नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अभी यहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, अभी हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश पढ़ने वाले एक कक्षा 10 के लिए हैं। तो अभी हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी कोचिंग की पढ़ी हुई लड़की जो कि क्या कहते हैं 96% 96.4% लाई थी। और उसके बाद क्या कहते हैं इसका रैंक यूपी में अगर देखें तो यूपी में रैंक इसकी 8वीं थी। और इसके बाद इसके नंबर 482 थे जो कि 500 में से। अगर आप भी इस तरीके से नंबर लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल का मकसद या ऑफलाइन कहें या ऑनलाइन कहें, ये दोनों कोचिंग चलती है, ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। ये ऑनलाइन की स्टूडेंट है, अभी ऑफलाइन हम लोग का लगभग 1 महीने से स्टार्ट हुआ है। तो मतलब हमारा ये टारगेट रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलाना, नहीं टॉप 10 में पहुँचाना, हमारा यही टारगेट होता है। तो आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंग्लिश का एक पैसेज है, एक पैसेज कहें या फिर इंग्लिश का 4-5 पैसेज होगा जो कि कक्षा 10 में आता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पैसेज रहता है। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो जब भी चाहेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 नंबर से 20 नंबर तक का जो क्वेश्चन आता है, 1 से 20 तक का, इसमें क्या कहते हैं एक पैसेज होता है, जिस पैसेज के नीचे एक पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को करना रहता है, उसका आंसर इसी पैसेज में रहता है। और अगर इसको कर लेते हैं, इसके बाद बीच में एक पैसेज और होता है जो कि प्रोज से होता है, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद इसी के लगभग पास में एक पैसेज और होता है जो कि पोइट्री से होता है। मतलब 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, 5 नंबर अभी मिल गया आपको। इस तरीके से अगर आप पैसेज करना सीख गए तो आप 5 नंबर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 20 क्वेश्चन ये खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है जो भी पैसेज फिर आता है, और वो पैसेज देता है कितना आपको 7 नंबर। और ये 7 5 अगर जोड़ा जाए तो कितने नंबर हो जाते हैं? 12 नंबर। अगर आप इस पैसेज को कर गए, सीख लिए, तो इसका मतलब ये मान के चलो, जो कि मतलब क्या कहते हैं हमारे ख्याल से अगर अंदाजा लगाएं या फिर सच बताएं तो ना ये किसी प्रश्न उत्तर से होता है, ना ही ये जो इसके आगे का पैसेज होगा वो किसी प्रश्न उत्तर से होता है। डायरेक्टली हमको करना क्या रहता है कि मतलब क्या कहते हैं इस पैसेज को पढ़ो, उसके नीचे उसका आंसर दो। अगर इसको सीख गए तो आप अपना 12 नंबर सिक्योर कर सकते हैं 70 में से। 70 में से 12 नंबर आप अपना सिक्योर कर सकते हैं अगर इसको सीख गए तो हम लोगों को मतलब क्या कहते हैं करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं तभी जाके आप ये पैसेज सीख पाएंगे। शुरू से अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से आखिरी तक ये वीडियो में बने रहना। यही वीडियो अकेले नहीं रहेगी, कम से कम ये अभी हो गया, इसमें 5 पैसेज कराएंगे, इसके बाद फिर क्या कहते हैं 5 पैसेज का फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। तो मतलब कम से कम आपको हम 15 पैसेज करा देंगे अगर ये तीनों वीडियो को खाना खाते वक्त भी अगर देखते रहोगे। कुछ भी इसमें लिखना नहीं रहेगा। अगर खाना खाते वक्त भी देखते रहोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप अपना ये 12 नंबर सिक्योर कर लेंगे। आपका 12 नंबर नहीं कटने वाला है। तो आइए देखते हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये पैसेज में क्या कह रहा है और हमको क्या करना है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। और फिर उसके बाद द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब जो दिया गया है ये कह रहा है इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो इसके आगे जो इसका आंसर होगा वो 3 मतलब क्या कहते हैं 3 क्वेश्चन, हर एक के ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसकी बात करें तो हम इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें, प्रश्न को पढ़ने के बाद तब उस पे पैसेज पे जाएं। तो इससे क्या होगा कि हमको ये बात याद रहेगी कि हमको उसमें क्या ढूंढना है। अगर वैसे डायरेक्टली हम पैसेज को अकेले पढ़ेंगे तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमको क्या ढूंढना है, हम पैसेज क्यों पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न, कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। अगर इसकी बात करें यहाँ पे हिंदी निकालने की तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ना रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ये होता है जो सहायक क्रिया होती है उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मदर टेरेसा, अब इन्हीं के बारे में पूछ रहा है और इसका मतलब होता है कब, और इसका मतलब होता है जन्म होना। इसका मतलब होता है जन्म होना। तो वही पूछ रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी कि सेंटेंस कैसा है या फिर कौन सा टेंस है, तो ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान यही होती है कि सब्जेक्ट होगा और उसके बाद सहायक क्रिया होगी। यहाँ पे वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये इसकी पहचान है कि कहीं भी अगर ऐसा दे दिया इज एम आर वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देता है, तो इसका मतलब ये है पैसिव वॉइस। तो मतलब हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ये समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। इस ओर चलते हैं तो फिर से इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पे देखो व्हाट रिवार्ड्स या अवार्ड्स, और फिर उसके बाद वर दे दिया, गिवन दे दिया टू द मदर टेरेसा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। गिव मतलब गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, तो यहाँ पे फिर से पैसिव वॉइस, क्योंकि मदर टेरेसा नहीं दी थी, मदर टेरेसा को दिया गया था, किसी के द्वारा दिया गया होगा। तो ये चीज इसमें नहीं लिखता है कि मतलब अगर जब कभी भी ऐसा दे दे कि मतलब वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म देता है, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। तो मदर टेरेसा को दिया गया था, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अब फिर उसके बाद बात करेंगे तो वेयर इज सिचुएटेड निर्मल हृदया, तो वो कह रहा है कि निर्मल हृदया कहाँ पे स्थित है। देखो फिर से यहाँ पे ये कह दिया, ये सिचुएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कभी कभी ये एडजेक्टिव का कार्य कर जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है निर्मल हृदया कहाँ स्थित है, ये उसकी स्थिति बता रहा है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है हमको, अब इसका आंसर हमको ढूंढना है। तो आंसर की बात करेंगे तो इस पैसेज में इसका आंसर मिलेगा बहुत आसानी से एकदम, अगर केयरफुली अगर इसको पढ़ भी गए ना तो उसका आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे कह रहा है मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट लेडी, सी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर उसके बाद सी हेल्प्ड द पुअर एंड, और फिर उसके बाद द नीडी, सी सर्व्ड द सीक एंड द होमलेस, सी वॉज बॉर्न इन अगस्त और 1910। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था। क्या यही आंसर पूछा था? जी सर, यही आंसर पूछा था। आगे अगर देख सकते हैं तो उनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1910 में ये उनका जन्म हुआ था, 1910 में। अगर चाहेगा तो ये ऐसे भी बना सकता है किस महीने में, मई 1910, ऐसा भी कर सकता है। तो आगे चलते हैं और अगला अगर पैसेज देखेंगे हम, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ तो पहला क्वेश्चन मिल गया इन योगोस्लाविया, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है बट सी मेड इंडिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी मेड इंडिया हर होम, और फिर उसके बाद एंड लिव्ड इन कोलकाता, और फिर उसके बाद सी स्टार्टेड ए होम फॉर ऑर्फेन्स। तो कह रहा है कि वह एक घर शुरुआत कर दी, कहाँ पे, एक घर की शुरुआत कर दी, कहाँ पे, कोलकाता में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है जिसका नाम क्या दिया गया था, निर्मल हृदया। यही पूछा था ना अगला क्वेश्चन कि निर्मल हृदया कहाँ पर है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर इस अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा है यहाँ पे है वेयर इज सिचुएटेड निर्मल हृदया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो आंसर इसका दे दिया क्या, कोलकाता, जहाँ पे वो रहती थी वहीं पे एक अनाथों के लिए घर का मतलब एक घर स्टार्ट कर दी थी, जिसको निर्मल हृदया कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। इसको एक बार फिर से हम बता रहे हैं अभी, लेकिन केवल पढ़ के आंसर बता रहे हैं किस तरीके से अगर हिंदी आप नहीं निकाल पाते हैं फिर भी आप उसका आंसर कर पाएंगे। आगे कह रहा है कि सी लुक्ड आफ्टर द सीक पुअर एंड, फिर उसके बाद डाउन ट्रोडन, और फिर उसके बाद सी इवन सेट अप होम्स, और फिर उसके बाद फॉर लीपर्स हु वर, और फिर उसके बाद सुनेड बाय द इवन दियर ओन फैमिलीज, और फिर उसके बाद सी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। देखो उनको पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पहले कह रहा है कि नोबेल प्राइज। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो सी वॉज गिवेन द भारत रत्न, यहाँ पे होना चाहिए भारत रत्न, तो इसको देख लेना भारत रत्न। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो उसका दोनों आंसर मिल गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट अवार्ड्स वर गिवेन टू मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे देखेंगे भारत रत्न लिखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज लिखा है। ये दोनों पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन सी में लिखा है कि क्या क्या, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है भारत, यहाँ पे अगला वाला पैसेज ये है भारत रत्न, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख लेना भारत रत्न। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आगे, ये कह सकते हैं कि भारत रत्न उनको मिला था, तो ये इतना इसका आंसर हो गया। लेकिन अब देखो ये तो हम इसकी अभी हिंदी भी नहीं बताए हैं, मतलब बिना हिंदी बताए इसका आंसर कर लिए हैं। तो आप भी चाहते हैं अगर इतने में भी आंसर नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा पढ़ लो, इसी पैसेज को 2 से 3 बार अगर पेपर में पढ़ देते हो तो ये इसका रामबाण है कि ये 3 नंबर तो आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट लेडी, कह रहा है कि मदर टेरेसा एक महान महिला थी।
और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सी इज नोन, उनको जाना जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरे संसार में। सी हेल्प्ड द पुअर, वह गरीबों की मदद करती थी। एंड, और फिर उसके बाद द नीडी, और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। फिर उसके बाद सी सर्व्ड द सीक, मतलब कह रहा है कि वह सेवा करती थी। सीक मतलब बीमार, एंड द होमलेस मतलब और बेघर व्यक्तियों की। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सी वॉज बॉर्न इन अगस्त 1910, ये कह रहा है कि अगस्त 1910 में उनका जन्म हुआ था इन योगोस्लाविया में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बट मतलब होता है लेकिन, सी मेड इंडिया, वह भारत को बना ली थी हर होम, अपना घर, वह भारत को अपना घर बना ली थी। और फिर उसके बाद एंड लिव्ड इन कोलकाता, और वह कोलकाता में रहती थी। सी स्टार्टेड ए होम, वह एक घर की शुरुआत कर दी थी फॉर ऑर्फेंस, अनाथों के लिए। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सी नेम्ड इट, वह इसका नाम रखी थी निर्मल हृदया, निर्मल हृदया उसका नाम रखी थी। आगे कह रहा है कि सी लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। और फिर उसके बाद द सीक मतलब बीमार व्यक्तियों की या फिर बीमार लोगों की। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द सीक, द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन का मतलब होता है जो बेसहारा हों, दबे कुचले हों उनकी। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पुअर गरीबों की, सीक मतलब बीमार लोगों की, वो देखभाल करती थी। सी इवन सेट अप होम्स, कह रहा है कि वह घर की भी व्यवस्था करती थी फॉर लीपर्स का मतलब होता है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए घर की भी व्यवस्था कर देती थी। हु वर सुनेट, और फिर उसके बाद बाई द इवन, और फिर उसके बाद दियर ओन फैमिलीज, और वो उनकी भी सेवा करती थी जिनको उनके खुद के परिवार के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था। इसका मतलब होता है बहिष्कृत करना, परिवार से निकाल देना। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ही वॉज अवार्डेड, उनको पुरस्कार दिया गया था द नोबेल पीस प्राइज एंड, और फिर उसके बाद नहीं एंड मतलब आगे कह रहा है कि उनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सी वॉज गिवन द भारत रत्न आल्सो, उनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इसकी हिंदी निकालना चाहें तो ऐसे ही आप भी सीख सकते हैं हिंदी निकालना। आगे देखते हैं हम लोग अगले पैसेज पे चलते हैं जो कि दूसरा पैसेज है। इसमें कह रहा है कि हिमालयास आर ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब होगा कि जो हिमालय होते हैं वो सुंदर होते हैं, हिमालय सुंदर होते हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्यूटीफुल माउंटेन्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो हिमालयास होते हैं, जो हिमालय होते हैं वो सुंदर माउंटेन्स मतलब पहाड़ होते हैं। और फिर उसके बाद टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत के उत्तर में, या फिर भारत के उत्तर के लिए वो क्या होते हैं, सुंदर पहाड़ होते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है सम ऑफ द वर्ल्ड्स, सम का मतलब होता है कुछ, ऑफ मतलब होता है में से, और फिर उसके बाद द वर्ल्ड्स मतलब होता है संसार। और फिर उसके बाद हाईएस्ट मतलब होता है सबसे उच्च, और पीक्स मतलब होता है चोटियाँ। तो कह रहा है कि संसार की सबसे उच्च चोटियों में से एक, आर मतलब होता है इन द हिमालयास, मतलब क्या कहते हैं हिमालयास में, हिमालयास जो हिमालय है उसमें संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ ऐसी चोटियां हैं जो पूरे संसार में से एक हैं। आगे कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट पीक का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स, तो कह रहा है कि पहाड़ों में से सबसे ऊंचा, या फिर उसके बाद आर कवर्ड ढक लिया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है, विथ द स्नो बर्फ से, थ्रो आउट द ईयर्स, इसका मतलब होता है के माध्यम से, द ईयर मतलब होता है साल, साल के माध्यम से, या ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल जो माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी होती है वो पूरे साल बर्फ से ढकी होती है। आगे कह रहा है फिर उसके बाद देयर फॉर, अतः वी कॉल देम, हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देम मतलब उसे उन पहाड़ियों को, जिस पहाड़ी की बात कर रहा है जो ढकी रहती है उन पहाड़ियों को। और फिर उसके बाद द हिमालयास, और फिर उसके बाद द एबोट ऑफ स्नो, द हिमालयास, हम उसे हिमालयास मतलब क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि हम उसे हिमालय कहते हैं, या फिर कह रहा है कि या द एबोट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ का घर कहते हैं, या उसे हम हिमालय कहते हैं या बर्फ का घर कहते हैं। तो इस तरीके से इसका पैसेज था। आगे देखेंगे क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। तो हमको क्या करना था, हमको पहले क्वेश्चन देखना था फिर उसके बाद पैसेज देखना था, लेकिन हम तुम लोगों को अगर
पैसेज पहले पढ़ा दिए हैं तो आपको ये अंडरलाइन या फिर उसको पढ़ने के बाद एक बार ये याद रहना चाहिए कौन सा शब्द कहाँ पे लिखा है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, वेयर इज सिचुएटेड हिमालयाज, हिमालयाज कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, पहली वाली लाइन कह रहा था, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इसकी पहली लाइन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब क्या कहते हैं, उत्तर भारत या भारत के उत्तर में स्थित है। आगे देखेंगे फिर उसके बाद अगला क्या कह रहा है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास। तो कह रहा है कि हिमालयास के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इसका भी आंसर कहें तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में शायद यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गया, ओहो हो गाइस आगे कर दिए क्या हम, ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, तो ये इसका सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड हिमालयाज मीन। तो कह रहा है कि जो शब्द है हिमालयाज इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एबोट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे कह रहे हैं एबोट ऑफ स्नो, अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, क्या कह रहा है कि देयरफॉर वी कॉल देम, अतः हम उसे बुलाते हैं द हिमालयाज, या तो हिमालय या तो क्या कहते हैं एबोट ऑफ स्नो। इस तरीके से मैं ये पैसेज खुद से नहीं बनाया हूँ, ये पैसेज मॉडल पेपर के हैं और उसके बाद ये पैसेज कभी आ चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पैसेज तुम पढ़ रहे हो यही पैसेज आ जाएगा, लेकिन जो इसमें टेक्निक बताई जा रही है, जो इसको समझना है कि मतलब किस तरीके से हम हिंदी निकाल रहे हैं, किस तरीके से इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं उसके लिए ये है कि वही टेक्निक जो तुम्हारे पेपर में पैसेज आएगा उसमें तुम लगा सकते हो। आगे देखते हैं फिर उसके बाद अगले पैसेज की ओर चलते हैं। अगला पैसेज किससे जुड़ा हुआ है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी हिंदी ना भी निकाल पाएंगे तो हम बता तो रहे हैं बिना हिंदी के भी इसका आंसर किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे हम इस तरीके से इसका आंसर करना बता रहे हैं कि जैसे हम समझ लो कि हम पेपर में बैठे हैं, हम कक्षा 10 में हैं और हमको कछु नहीं आता है। अगर हमको कछु नहीं आएगा तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम डायरेक्ट अब की बार किस पे आ गए हैं, क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है कि हु इज़ द वैली ऑफ कश्मीर। वैली का मतलब, लेकिन गाइस इसकी हिंदी आनी चाहिए। अगर इसकी हिंदी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर सकते हो, तो लेकिन तब भी वह हो सकता है कि वहाँ पे मिला लेंगे हम पैसेज में। तो आगे कह रहा है कि कश्मीर की वैली कौन है, कश्मीर की वैली कौन है। आगे फिर इसमें कह रहा है कि हु इज़ कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कह रहा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। अगर नहीं भी निकाल पाएंगे, स्विट्जरलैंड के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, वैली के बारे में पूछ रहा है। यही दो मिलाए रहो बस। कश्मीर इज़ फेमस फॉर द इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो कह रहा है कि जो कश्मीर है वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो आगे अगर देखेंगे इसमें कहाँ पे प्रसिद्ध है तो इसके लिए हम देख सकते हैं, कह रहा है कि कश्मीर इज़ कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि भारत के भारत के स्विट्जरलैंड, और फिर उसके बाद कहे जाते हैं, किसे कहे जाते हैं, कश्मीर को। क्या इसमें पूछा है, देख लेते हैं एक बार, क्या इसमें पूछा है गाइस, नहीं पूछा है गाइस, इसमें ये नहीं पूछा है। ये कह रहा है कि इसमें फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि, इसको क्यों कहा जाता है ये बता रहा है। इट इज़ गिफ्टेड, यह पुरस्कृत किया गया है या इसे पुरस्कार दिया गया है विथ ए ब्यूटीफुल नेचुरल, और फिर उसके बाद सीनरी एज ए स्विट्जरलैंड इन यूरोप। तो आगे कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, एक सुंदर, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एक सुंदर प्राकृतिक सीनरी मतलब होता है दृश्य के रूप में यूरोप में स्विट्जरलैंड के रूप में इसे गिफ्ट किया गया है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो कह रहा है कि जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है, दृश्य बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद दैट विजिटर्स, जो कि विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरे संसार से, विजिटर मतलब होता है पर्यटक। और फिर उसके बाद आर अट्रैक्टेड,
आकर्षित किए जाते हैं बाई इट, इसके द्वारा। किसके द्वारा? जो कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसके द्वारा, या फिर यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके द्वारा पूरे भारत के या फिर कह सकते हैं पूरे संसार के लोगों को आकर्षित किया जाता है। आगे देखेंगे इसमें अगर ऐसा कह रहा है तो कुछ क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या पूछा था? वो क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कश्मीर है वो अपनी सुंदरता के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पूछा है कि हु इज़ कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। पहली लाइन में लिखा है, अगर यहाँ पे मिला पाते तो ये पहली लाइन में लिखा है कश्मीर इज़ कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अगर इतना अच्छा इसको बताओ, इसमें हिंदी निकालने की ज़रूरत है। कह रहा है कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये कश्मीर आंसर आ गया डायरेक्ट, इसको हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि हु इज़ द वैली ऑफ कश्मीर। अच्छा, कश्मीर की घाटी किसे कहा जाता है? तो यहाँ तक था झेलम फ्लोज, मतलब कह रहा है कि झेलम बहती है थ्रू इट्स वैली। इट्स मतलब होता है उसके, किसके? जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की घाटी के माध्यम से बहती है। कौन? झेलम नदी। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कॉल्ड द वेल ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो कश्मीर की घाटी कहा जाता है जिसे, और फिर उसके बाद रिनोड मतलब होता है फेमस है, थ्रू आउट मतलब पूरे संसार में, थ्रू आउट मतलब होता है के माध्यम से, और फिर उसके बाद द वर्ल्ड मतलब होता है पूरे संसार के माध्यम से ये प्रसिद्ध है फॉर इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी सुंदरता के लिए वो कहाँ प्रसिद्ध है? पूरे संसार में। और आगे कह रहा है कि अच्छा ये भी पूछा था कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना, ये कहाँ खोल दिए गाइस, ये है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है, और उसके बाद यहाँ पे इसे कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि कौन सी नदी यहाँ पे बहती है, उसे झेलम नदी कहते हैं। तो यहाँ पे झेलम की घाटी या फिर कुछ ऐसा कहते हैं, यहाँ पे पैसेज में बताया है। आगे देखेंगे तो ये कह रहा है। अब फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा तीनों का आंसर मिल गया। अब इसके आगे चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। द एयर ऑफ द वेल ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर की घाटी की हवा इज़ स्वीट, बहुत सुंदर मीठी है। और फिर उसके बाद विद द मेनी मील्स ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे आगे इसको हम कर चुके हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे का जब आंसर हमको सब मिल चुका है तो हम अपना टाइम वेस्ट काहे करेंगे, लेकिन इसी तरीके से जैसे बता रहे हैं ऐसे हिंदी पूरे का निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले पे, ये क्वेश्चन हो सकता है तीसरा हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये 10 नंबर हो गया, यहाँ पे 11, 2 पैसेज और बचे हैं इसमें। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये अगला वाला क्या कह रहा है। अगला वाला कह रहा है कि इसमें देखते हैं, इसमें भी मिलाओ, इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आगे क्या कह सकता है कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। तो कह रहा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनका जन्म कब हुआ था। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन इन लाइफ, और फिर उसके बाद वॉज टू बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब होता है जीवन, तो इसका मतलब होता है में, तो जीवन में, और सोल एम्बिशन का मतलब होता है हृदय की इच्छा है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है नाइटिंगेल्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, इसका मतलब होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आत्मा की इच्छा या अंतरिम इच्छा, उनके अंतर आत्मा की इच्छा। और फिर उसके बाद इन लाइफ मतलब जीवन में, वॉज टू बी क्या बनना है या फिर बनना है। अगर इस लाइन को मिलाओ तो हो सकता है कि इसी पैसेज में पूरी तरह से दे देगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हर सोल, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी, आगे ये मिल गया इसका आंसर। अगर इस तरीके से मिलाओ, मैं बता रहा हूँ ना सब पैसेज जिसमें कि कठिन नहीं आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है वॉज टू बी नर्स। अच्छा इसमें ए नहीं लिखा है क्या, वो ए नर्स का मतलब होता है एक नर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि ए लगाएं तभी सही होगा। आगे देखते हैं फिर उसके बाद अगला क्या पूछा है। अगला ये पूछा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स वॉज बॉर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन, ये देखो एक आंसर ये भी दे दिया। वो कह रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म ये बता सकते हैं ऑन मई 15 और फिर उसके बाद 1820 में। तो आगे इसके आगे देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 मई
1820, 15 मई 1820, ये पहला ऑप्शन इसका ही ये हो जाएगा। लास्ट वाले में कहेंगे कि हु कॉल्ड द लेडी विथ लैम्प, कह रहा है कि लैम्प वाली महिला, या फिर कह सकते हैं लैम्प के साथ एक महिला कौन कहता था, या फिर किसे कहा जाता था, ये कह सकते हैं लैम्प वाली महिला, या फिर कह सकते हैं कि लैम्प वाली औरत, तो चाहे जो कहो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसको कहा जाता था, तो आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि द लेडी विथ लैम्प द वर्ल्ड रिमेंबर। अच्छा, द सोल्जर कॉल्ड हर, सैनिक उसे कहते थे या उन्हें कहते थे द लेडी विथ लैम्प, किन्हें कहते थे। ये हर पूरे पैसेज में किसकी बात कर रहा है, तो पूरे पैसेज में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये उनकी बात करेंगे तो उन्हीं को कहा जाता था। तो इसका आंसर अगला वाला क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर इसकी हिंदी नहीं भी निकालेंगे तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसके पीछे, पहले अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 15, 1820। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था और इन इटली, जो कि इटली में है। और फिर उसके बाद किस तारीख को, इस तारीख को, मतलब 15 मई 1820 को। और फिर उसके बाद हर सोल एम्बिशन इन लाइफ, तो कह रहा है कि उनकी आत्मा की इच्छा या फिर महत्वाकांक्षा इन लाइफ, जीवन में, वॉज टू बी ए नर्स, एक नर्स बनना था। वो अपने जीवन में एक नर्स बनना चाहती थी। और फिर उसके बाद सी स्पेंट ईयर्स, वह बिताती थी या फिर बिता दी थी, ईयर्स मतलब कई साल, विजिटिंग मतलब होता है घूमते घूमते या घूमते टहलते। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है या फिर जाते जाते, कई अस्पताल में अगर अस्पताल मिलने जाते हैं तो उसको विजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, एक अस्पताल के बाद दूसरी अस्पताल। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है, दिन और रात। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि सी विजिटेड एवरी बेड, वह प्रत्येक बेड पर जाती थी या बेड के पास जाती थी। और फिर इसको इन द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद कह रहा है कि टू सी, देखने के लिए, दैट मतलब कि नो पेशेंट वॉज निग्लेक्टेड, कि कोई ऐसा पेशेंट नज़रअंदाज ना किया जाए, या फिर क्या कह सकते हैं कि किसी भी मरीज को नज़रअंदाज ना किया जाए। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात। और फिर उसको सी वुड टेक, वह लेती थी। और फिर उसके बाद हर लैंप, अपने लैंप को, एंड मतलब और, मूव फ्रॉम बेड, और बेड की ओर चल देती थी या फिर बेड से चली जाती थी, ऐसा भी कह सकते हैं। द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सोल्जर्स मतलब सैनिक, उन्हें कहते थे, किसे, और महिला को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और फिर उसके बाद द लेडी विथ लैम्प, मतलब कह रहा है कि द लेडी विथ लैम्प का मतलब ये हो जाएगा लैम्प वाली महिला या लैम्प के साथ एक महिला। और फिर उसके बाद द वर्ल्ड रिमेंबर्स, और कह रहा है कि संसार, रिमेंबर्स मतलब याद करता है, हर मतलब उन्हें, बाय दिस नेम, इस नाम के साथ, एवर सिंस, तब से अभी तक। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखेंगे तो इसके आंसर हम सारे बता चुके हैं कि उनको किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं, लैंप वाली महिला। और उनका सपना क्या था, नर्स बनना। और उनका जन्म 15 मई 1820 में हुआ था। तो ये पैसेज नंबर 4 था। 5वें पैसेज की बात करेंगे हम। 5वां पैसेज आगे क्या कह रहा है, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट मीन बाय वर्ड अ फ्रूटफुल। तो यहाँ पे फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। अगर इसका हिंदी अब नहीं आएगा तो फिर इनमें से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फ्रूटफुल का मतलब ये हो जाएगा प्रॉफिटेबल, इसका मतलब होता है लाभदायक। अगर इसको पैसेज ना भी पढ़ोगे, अगर इसका आंसर या फिर इसकी मीनिंग याद है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट टू द फॉरेस्ट गिव अस। तो कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट का मतलब होता है कौन सा उत्पाद। और फिर उसके बाद टू द फॉरेस्ट गिव अस, टू द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल से, और गिव अस मतलब होता है हमें दिया जाता है या फिर हमें मिलता है। तो जंगल हमें कौन सा प्रोडक्ट मतलब होता है, कह सकते हैं उत्पाद देता है, या फिर किस प्रकार की चीज़ें जंगल से हमको मिलती हैं, ये भी कह सकते हैं। ये तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्ड। तो कह रहा है कि जंगल को क्या कहा जाता है, जंगल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप जान सकते हैं कि जंगल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रेट गोल्ड, ग्रेट गोल्ड ऑफ ए कंट्री।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे ग्रेट गोल्ड कहीं लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे नहीं लिखा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे कुछ और लिखा होगा। तो आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद ऑफ ए कंट्री बिकॉज, क्योंकि दे आर ए वेल्थ ऑफ कंट्री। तो आगे कह रहा है कि दे मतलब होता है वे, आर मतलब होते हैं, वेल्थ मतलब होता है धन, ऑफ ए कंट्री मतलब होता है एक देश के। तो वे एक देश के धन होते हैं कौन? जो जंगल होते हैं। आगे कह रहा है कि देयर आर नंबरस एडवांटेज। देयर आर का मतलब होता है यहाँ है, और नंबरस मतलब होता है असंख्य या कई, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, ऑफ हैविंग लस, और फिर उसके बाद ग्रीन फॉरेस्ट। तो आगे कह रहा है कि घने हरे जंगल को, और फिर उसके बाद रखने का कई एडवांटेज मतलब लाभ हैं, या फिर कह सकते हैं कि होते हैं। आगे कह रहा है कि दे गिव अस, वे हमें देते हैं। गिव मतलब होता है देना, अस मतलब हमें, दे मतलब होता है वे हमें देते हैं। कौन देता है? जंगल। और फिर उसके बाद रेन बरसात, और फिर उसको दे प्रिवेंट, वे रोकते हैं, फ्लूड्स मतलब बाढ़, एंड मतलब और, गिव अस ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और कह रहा है कि वे देते हैं, अस मतलब हमें, ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मूल्यवान या कीमती, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, और फिर उसको प्रोडक्ट्स मतलब होता है उत्पाद, वे ढेर सारे हमें उत्पाद देते हैं। तो आगे यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, प्रिवेंट फ्लूड, बाढ़ को भी रोकते हैं, रेन भी देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे ख्याल से इसे कहा जाएगा ग्रीन गोल्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर ग्रीन गोल्ड तो कह नहीं रहा है, ग्रीन फॉरेस्ट कहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेट गोल्ड होना चाहिए, ग्रीन गोल्ड लिख दिया है। कोई बात नहीं, हो सकता होगा कि यहाँ पे यही लिखा होगा, जो टाइप कर रहा होगा वो ना टाइप कर पाया है, वो ग्रीन लिख दिया हो। लेकिन इसे हाँ, जंगल को हरा सोना कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं शायद दिया है कि नहीं दिया है, आगे देखते हैं। और आगे फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ तक पढ़े, वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग। टिम्बर मतलब होता है कह सकते हैं कि घर बनाने वाली लकड़ी या कीमती लकड़ी कह सकते हैं, और फॉर द बिल्डिंग आवर हाउसेस, अपने घर को बनाने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वी गेट द टिम्बर, हम लकड़ियों को पाते हैं। गेट मतलब पाना, टिम्बर मतलब लकड़ी, वी मतलब होता है हम। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि वुड फॉर फ्रूटफुल फर्नीचर। तो कह रहा है कि वुड मतलब होता है लकड़ी पाते हैं, फॉर द फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ियों की कुर्सी या बेड, या फिर कह सकते हैं कि बेंच बनाने के लिए। आगे कह रहा है कि फ्यूल फॉर द कुकिंग फूड। तो आगे कह रहा है कि तेल मिलते हैं फॉर द कुकिंग फूड, या फिर कह सकते हैं ईंधन मिलते हैं फॉर द कुकिंग फूड का मतलब होता है खाना बनाने के लिए। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त दीज, और फिर उसके बाद मेनी अदर्स यूजफुल प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त कई अन्य उपयोगी प्रोडक्ट मतलब उत्पाद आर गॉट मिलते हैं फ्रॉम देम, उनसे, किससे? जंगल से। आगे कह रहा है कि दे आर हनी, वे हनी होते हैं, वैक्स होते हैं, गम होता है, ऑयल होता है, हार्ब्स होता है, और फिर उसके बाद लैक होता है, और डाई होता है। ये इतनी चीज़ कहाँ से मिलते हैं? जंगल की लकड़ियों से या जंगल से। और थिंक ऑफ द पेपर मिल्स, और पेपर के मील के पेपर के बारे में सोचो। कैन दे प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद पेपर विदाउट गेटिंग वुड। कह रहा है कि क्या वे प्रोडक्ट्स मतलब होता है प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, क्या वे उत्पन्न कर सकते हैं पेपर मतलब पेपर को, विदाउट गेटिंग वुड, बिना लकड़ी को पाए। इसका मतलब होता है बिना, गेटिंग मतलब होता है पाना, वुड मतलब होता है लकड़ी, बिना लकड़ी को पाए वो लोग क्या दे सकते हैं हमें? पेपर। और फिर उसके बाद फॉर द फॉरेस्ट, जंगल से बिना लकड़ी पाए क्या वे लोग हमें पेपर दे सकते हैं? किसके बारे में बात कर रहा है? ये मील के बारे में बात कर रहा है। तो आगे कह रहा है फ्रॉम द ऑल साइड्स फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है चारों ओर से, फॉरेस्ट मतलब जंगल, आर फ्रूटफुल, लाभदायक होते हैं, फॉर अस हमारे लिए, वी शुड ट्राई टू सेव, हमें कोशिश करना चाहिए, टू ट्राई मतलब कोशिश करना, हमें कोशिश करना चाहिए, टू सेव बचाने के लिए। और फिर उसके बाद द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल को, हमें जंगल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा पैसेज था। अब इसके आगे अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये सब बता चुके हैं कि वो प्रॉफिटेबल है, और फिर उसके बाद इनमें से सभी होगा, और इनमें उसे क्या कहेंगे? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहते हैं जंगल को।
तो फिर उसके बाद इस तरीके से पूरा पैसेज था। तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर अभी तक देख रहे होगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कर देना उस स्टूडेंट के पास जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको मैथ नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ इस चैनल पे दोनों पढ़ाया जाता है। और अगर इतनी देर देख भी चुके होगे तो एक कमेंट कर देना वीडियो किस तरीके से या फिर कैसी लगी, समझ में आता है, सबके जैसे है या फिर सबसे अलग है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये कमेंट कर देना। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरीके से अगर आप मतलब क्या कहते हैं इसको शेयर और लाइक ये सब करते रहेंगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो कि इससे भी अच्छी होगी।